हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम ट्रेजरी के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेजरी हमारा बीएफएम का पार्ट है। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ट्रेजरी मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, जैसे स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजरी लेस देन 1 ईयर। तो हमेशा ध्यान रखना कि ट्रेजरी क्या है कि एक जहाँ शॉर्ट टर्म फंड फ्लो होगा और क्या होगा, मिनिमम या मैक्सिमम जो है 1 साल, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। तो गाइस, देखेंगे अब आगे कि ट्रेजरी में बेसिकली क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन देखेंगे। ट्रेजरी डील्स विद द शॉर्ट टर्म फंड्स फ्लो नियर अबाउट लेस देन 1 ईयर मैच्योरिटी एक्सेप्ट दैट ऑफ एसएलआर। एक एक्सेप्शन है इसमें एसएलआर का। एसएलआर जो है लंबे टाइम तक हो सकता है, लेकिन जो है ट्रेजरी के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे बस वो 1 साल तक ही होंगे। ठीक है। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट कैन वाज द फंक्शन ऑफ ट्रेजरी। लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्या करता है, ट्रेजरी के द्वारा लिक्विडिटी मेंटेन की जाती है। ठीक है। तो फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी क्या क्या फंक्शन है? मनी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। ठीक है। फॉरेक्स की जो डीलिंग्स वगैरह होती हैं वो किसके अंडर आएंगी? ट्रेजरी मार्केट के अंदर आएंगी। तो अब देखते हैं वाई ट्रेजरी वाज सो इम्पोर्टेंट। पहली बात तो ये है लिक्विडिटी मेंटेन करके रखती है। दूसरा क्या है कि ग्लोबल फंड्स इसी के थ्रू आते हैं। तीसरा क्या है, फॉरेक्स वगैरह को ये मेंटेन करती है और डेरिवेटिव्स के थ्रू हैजिंग का काम भी करती है। हैजिंग क्या होता है? बेसिकली आपको नुकसान से बचाने के लिए। ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखिए रोल ऑफ ट्रेजरी। रोल ऑफ ट्रेजरी क्या है? लिक्विडिटी मेंटेन करना, प्रॉपर्टी पोजिशंस, सिक्योरिटीज़ का जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है उनका जो मेच्योरिटीज़ वगैरह होती है वो मेंटेन करती है। नेक्स्ट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। कहीं ऐसा ना हो आप बहुत सारे डॉलर्स खरीद के रख लो और उसका रेट फिर गिर जाए तो वो नुकसान में आ जाए, तो ये काम भी कौन करेगी? ट्रेजरी ही देखेगी। ट्रेजरी मैनेजेस 3 बुक्स। क्या 3 बुकें मेंटेन करती है? एएलएम बुक, मर्चेंट बुक और ट्रेडिंग बुक। ठीक है। तो अब एएलएम बुक देखेंगे। एएलएम बुक क्या काम आती है? इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट का काम करती है ये। ठीक है। आईआरआर, कहीं आईआरआर बोलते हैं, आईआरएम बोलते हैं। ये वही चीज़ है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने का काम आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो एएलएम है वो क्या करेगा? फाइनेंशियल परचेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह करेगा। ठीक है। ग्लोबल ग्रोथ वगैरह हुई है तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारी ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब कहीं पे भी फंड्स इन्वेस्ट करना और विड्रॉ करना आसान हो चुका है। ठीक है। ट्रेजरी एक प्रॉफिट सेंटर भी है। मान लो जैसे आपने $70 70 खरीदा और कल को उसके रेट 80 हो जाते हैं तो आपको क्या हुआ? 10 का फायदा हो गया। ठीक है। तो यही चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि ट्रेजरी एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस भी है। जैसे कि फॉरेक्स बिजनेस, बाय हाई, बाय लो और सेल हाई पे। ठीक है। जब बहुत ज़्यादा खरीद लेते हैं या बहुत ज़्यादा बेच देते हैं तो उस पोजीशन की क्या बोलते हैं? ओपन पोजीशन बोलते हैं। ठीक है। मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या है कि जहाँ पे लैंडिंग और बोरोइंग होती है। इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अदर देन एंड अदर सिक्योरिटीज, ये सब काम जो है ट्रेजरी में ही होती है। इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। जहाँ आर्बिट्रेज वर्ड आएगा वहाँ सीधा सा ही समझ लीजिए कि एक टमाटर आपने एनएससी की मंडी से खरीदा और बीएससी की मंडी में बेच दिया, उससे जो आपको रेट डिफरेंस की वजह से प्रॉफिट हुआ तो वो आर्बिट्रेज कहलाएगा। ठीक है। ट्रेडिंग इन मार्केट, मार्केट में क्या ट्रेडिंग हो रही है तो वो सब चीज़ें ये आपका एएलएम बुक करती है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजरी। क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कि एक होता है जीएम। कई बैंक्स में जीएम को बैठाते हैं। यहाँ पे चीफ ट्रांजेक्शन ऑफिसर होता है जो कि सीधा रिपोर्ट करता है सीईओ को रिगार्डिंग द फॉरेक्स ऑपरेशंस। तो इसमें एक होता है डीलिंग रूम जहाँ की कौन होता है? एक चीफ डीलर होता है जो कि उसके अंडर काफ़ी सारे और डीलर्स भी होते हैं। तो वो कोई प्राइमरी सिक्योरिटीज़ में डील करेगा, कोई सेकेंडरी में डील करेगा, तो इस तरह से डीलिंग करते हैं। एक होगा मिड ऑफिस जो कि क्या मेंटेन करेगा? रिस्क मैनेजमेंट को मॉनिटर करेगा। ठीक है, कि कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपोजर तो नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हम खरीद के नहीं रख रहे हैं, वो सब चीज़ें। और बैक ऑफिस क्या करेगा कि सही डील मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। इन्वेस्टमेंट ऑफिस बेसिकली क्या करता है? ऑफिस डील्स विद प्राइमरी इशूज ऑफ शेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देख लिया हमने। अब देखेंगे आईआरएम। आईआरएम देखो इस तरह से गोल गोल घूमता है। इसमें क्या होता है कि आपने पहले आईआरएम में क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क होगा कि हमें कहाँ रिस्क हो सकता है। जैसे बहुत ज़्यादा $US खरीदे तो भी रिस्क हो सकता है। एनालिसिस करेंगे रिस्क का कि कहीं ज़्यादा $US खरीद लिया और कल को लॉस हो जाए
प्लानिंग करेंगे उस रिस्क को कैसे कम करना है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, मतलब हमने क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, जैसे एक्सपोजर कम करेंगे उस तरह करके, ठीक है। तो ये IRM के पार्ट्स होते हैं। हो इस तरह का आपको ये ऐसा मिल जाएगा गूगल इमेजेस पे, अगर आप IRM लिख के डालेंगे तो। ट्रेजरी प्रोडक्ट्स, किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं? 3 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं? स्पॉट ट्रेड। स्पॉट ट्रेड क्या होती है? टेक प्लेस 2 दिन बाद, टुमारो। फॉरवर्ड ट्रेड्स, स्वैप्स, इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये सब पढ़ने जैसा है, आप एक रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इसका जो PDF है वो मैंने पहले ग्रुप में पोस्ट कर चुका हूँ। फॉरेन करेंसी लोन्स वगैरह है, डिस्काउंटिंग ऑफ फॉरेन बिल्स वगैरह, ये सब आपको पढ़ना ही है, इसका कोई और सॉल्यूशन है नहीं। मनी मार्केट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? मैक्सिमम 1 साल की ड्यूरेशन होगी, जैसे कि कॉल मनी। कॉल मनी सिर्फ एक रात के लिए लिया जाता है, ठीक है, ओवरनाइट प्लेसमेंट, बस इसमें और कुछ नहीं पढ़ने वाला है, तो वो एक ध्यान रखेंगे। और आपका होता है नोटिस मनी, वो होता है 1 दिन से 14 दिन तक के लिए। अब आइए CBLO की बात करेंगे। CBLO क्या चीज़ है? कोलेटरल्स, बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन वो ये रेपो रेट या फिर कॉल मनी, नोटिस मनी के थ्रू नहीं जाना चाहते, वो लोग सारे CBLO के थ्रू परचेज करते हैं, ठीक है। तो CBLO में क्या है कि एक CCIL होता है जो कि दोनों के बीच में मीडिएटर की तरह से काम करेगा और सेल और परचेज में हेल्प करता है, ठीक है। CCIL में एक SGL अकाउंट होता है जहाँ की जो मेंबर्स होते हैं उनके अकाउंट होते हैं और उसी में ही पैसा आता है या जाता है। सिक्योरिटी मार्केट प्रोडक्ट्स, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन सी है? जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हैं, NSC लेते हैं, NSC सर्टिफिकेट, KVP, वो सारे क्या हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। कॉर्पोरेट डेब्ट पेपर्स कौन कौन से हैं? जैसे कि कमर्शियल पेपर या फिर सर्टिफिकेट डिपॉजिट वगैरह कॉर्पोरेट डेब्ट पेपर्स है। डिबेंचर और बॉन्ड्स। डिबेंचर और बॉन्ड के बीच में डिफरेंस पढ़ लीजिए, वो आपको फिर क्लियर हो जाएगा। तो डिबेंचर क्या है? इशूड बाय कॉर्पोरेट इन प्राइवेट सेक्टर, secured by floating charge, provisions of company law applies, it can be transferred through registration, it can be converted to non convertible। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक इंस्टीट्यूशन पब्लिक सेक्टर इशू करती है, लेकिन ये सिक्योर्ड नहीं होता। इट इज गवर्न्ड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और इसको इक्विटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, परपेचुअल होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं और डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स होते हैं। टाइप्स हैं बॉन्ड्स के। नेक्स्ट देखेंगे इक्विटीज। इक्विटी मार्केट में 2 तरह के शेयर्स होते हैं, होते तो कई और सारे भी हैं लेकिन बेसिकली 2 ही हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी बेसिकली क्या है कि मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। प्रेफरेंस जो है उनमें प्रेफरेंस दिया जाता है कि अगर लिक्विडेशन हुई तो इनको प्रेफरेंस वालों को पहले मिलेगा। इक्विटी वाले में वोटिंग राइट होते हैं और प्रेफरेंस वाले में कोई वोटिंग राइट नहीं होते हैं, ठीक है। ये चार्ट जो बना हुआ है वो आप हल्का सा एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट्स में क्या होता है? FIIs होते हैं, ADR, GDRs वगैरह होते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। FIIs बेसिकली क्या होता है कि बाहर के लोग हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, हमारे इंडिया के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं, तो वो FII कहलाएगा, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ADR GDR बेसिकली क्या है कि हम लोग अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंजेस में पैसा लेके आए डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करके, तो वो ADR कहलाएगा। और अगर यूरोपियन वगैरह उसमें जा रहे हैं तो वो GDR कहलाएगा। ECB क्या होते हैं? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ये 2 रूट के थ्रू काम करते हैं। तो इसमें होता है एक आपका ऑटोमेटिक रूट और एक होता है आपका अप्रूवल रूट। अप्रूवल रूट में आपको पहले RBI से परमिशन लेनी पड़ती है और ऑटोमेटिक रूट में आप सिंपल ऐसे ही बोरो कर सकते हैं, ठीक है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज के लिए, ठीक है। थोड़ा सा ये फोटो क्लियर नहीं आ रही हुई बट कोई बात नहीं है, आप PDF नोट्स ले सकते हैं अगर आपने इसके रिगार्डिंग ज़्यादा पढ़ना हो तो, ठीक है। फॉरेन करेंसी फंड्स ऑफ बैंक्स, FCNR डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या होते हैं? फॉरेन करेंसीज में होते हैं। ODI का कॉन्सेप्ट अब इतना ज़्यादा नहीं रहा है, इसमें क्या था? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बेसिकली जैसे FDI होता है तो इसी तरह से था, लेकिन अब इतना इसका कॉन्सेप्ट नहीं रह गया। अब देखिए LRS पे आइए, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। तो इसमें क्या है कि हम फ्रीली कितना पैसा बाहर भेज सकते हैं, लेकिन किस किस कंट्री में? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, मॉरिशस और अदर कंट्रीज आइडेंटिफाइड बाय FATF, तो वहाँ पे हम नहीं भेज सकते हैं। LRS स्कीम जो है इंडिविजुअल्स के लिए बनी है, ये कॉर्पोरेट्स के लिए नहीं है। इसमें आप 2.5 लाख US डॉलर तक भेज सकते हैं,
लेकिन अगर किसी का इलाज वगैरह कराना है तो $1,00,000 और भेज सकते हैं, लेकिन वो मेडिकल ग्राउंड्स पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये पेज दोबारा आ गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। बस ये देख लेना कि LRS जो है कहाँ एप्लीकेबल नहीं होती है, तो वो इन कंट्रीज में, और दूसरा कॉर्पोरेट्स वाले इसमें नहीं ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, MSF मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसमें क्या फ़ायदा है? इसमें जैसे आप रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट से पैसा लेते हो, तो इसमें भी आप MSF के थ्रू ले सकते हैं। ये होती है कोलैटरल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन, CBLO के थ्रू, मतलब कुछ सिक्योरिटी रखेंगे, उसके अगेंस्ट आप पैसा ले सकते हैं। फर्दर ये आपने रीड ही करना है, इसी से ये आपके समझ में आ जाएगा। FDI तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने ये बता रखा है कि इस सेक्टर में इतना लगा सकते हैं, इस सेक्टर में इतना लगा सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो डिफेंस सेक्टर में 51% से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर बन जाएगा, तो इसलिए इसमें 49% बोला गया है, ठीक है। ODIs आपने नहीं पढ़ना है, अब कहीं नहीं आता है ये दोबारा, ठीक है। OCB और ODI अब दोबारा बार बार क्वेश्चन नहीं आ रहा है। FPI इज ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो आर नाउ अलाउड एक्सेस टू करेंसी फ्यूचर्स एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस अप टू $10 मिलियन तक। FPIs के थ्रू आप लगा सकते हैं। हो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा टॉपिक था रिलेटेड टू अवर ये BFM से। तो बाकी अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे को जस्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 082794700702, तो इसका आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। हो फ्रेंड्स, योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।